हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग कुछ दिनों से बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। बायोलॉजी का जो 2021 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, मॉडल पेपर में भी उपस्थित है आप लोगों का, और इस साल जो अगले साल जो 2021 में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वैसे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय 7 की, और अध्याय 6 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और रसायन विज्ञान जो पहले चैप्टर से 5 बार जो चैप्टर है उसको भी हमने कवर कर लिया है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, रैंकिंग क्वेश्चंस और मॉडल पेपर के क्वेश्चंस जो हैं हमने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय की। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी का चैप्टर है। एंड आप लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा होगा एक बार मैं बात कर लेती हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में, अनुवर्तक के बारे में। अनुवर्तक तो आप लोगों को पता होगा। फिर पादप के बारे में, पादपों में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं तो आप लोगों को पता होगा। पादप में 4 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। क्या क्या? एक तो होता है ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, और जो चौथा है वो एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब कुछ ही महीनों में है आप लोगों का, तो शायद आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। फिर आप लोगों ने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा होगा, प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया। अच्छा ठीक है, सब्जेक्टिव के तौर पर मैं यहाँ पे कहूँगी कि प्रतिवर्ती चाप वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रतिवर्ती चाप क्या है वो आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। प्रतिवर्ती चाप, ठीक है, प्रतिवर्ती चाप क्या है वो आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। एंड मानव मस्तिष्क के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मानव मस्तिष्क जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। चलिए अब धीरे धीरे बात करते हैं, और मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक आप लोगों को सब्जेक्टिव के तौर पर भी कवर करती रहूँगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी थोड़ा बहुत बात करते हुए चलेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। संचित मतलब पहुंचती है। एक जाल बिछ जाता है, अब उस जाल से एकदम पूरे शरीर में जो है, मस्तिष्क से पूरे बॉडी में सूचनाओं का प्रदान होता है। तो एक नेटवर्क हम लोग कह सकते हैं। तो वो किसके द्वारा होता है? उद्दीपन के द्वारा। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछा जाता है इस चैप्टर से, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो उद्दीपन के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? थायराइड से होता है। कहाँ से होता है? थायराइड से थायरॉक्सिन का स्रवण होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन से स्रवण क्या होता है? थायराइड होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पलट के भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को समझ लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। खाली स्थान को कहते हैं मतलब खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको स्नेपस कहा जाता है। ठीक है, स्नेपस कहा जाता है। इस वीडियो में आप लोगों को 30+ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इस चैप्टर से, जो कि पूरे के पूरे रैंकिंग है। ठीक है, पूरा का पूरा रैंकिंग क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। ज़्यादा क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे तो आप लोगों का दिमाग भी ना ख़राब हो जाना है कि यार ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो ज़्यादा क्वेश्चंस हमें कवर नहीं करने हैं। जो रैंकिंग क्वेश्चन है इन्हीं इस वीडियो में वही हम कवर करेंगे। तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, स्नेपस। जो क्वेश्चन याद नहीं है कॉपी में नोट करते हुए चलो, और जो क्वेश्चन याद है उसे भी रिविज़न कर लो।
क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, इंसुलिन की कमी के कारण क्या रोग होता है? मधुमेह का रोग होता है। मधुमेह किसको कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको कहते हैं शुगर। तो शुगर का बीमारी जो होता है किसी व्यक्ति में, वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ब्रिक हमने इसके पहले वाला जो चैप्टर देखा था, चैप्टर नंबर 6, तो उसमें उत्सर्जन तंत्र के अंग में हमने ब्रिक पढ़ा था, है ना, उत्सर्जन तंत्र के अंग में हमने पढ़ा था। तो उसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए। पादप हार्मोन का एक उदाहरण हम लोग पेप्सिन के तौर पर ले सकते हैं। अगर हमें पूछ लिया जाए कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण बताओ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पेप्सिन जो है वो एक पादप हार्मोन का उदाहरण है। ठीक है, फिर अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नर हार्मोन का नाम है। तो नर हार्मोन का अगर हमें उदाहरण लिखने के लिए पूछा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियां जो होती है, पौधों के पत्तियां जो होती है वो मुरझा जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ग्वाइटर रोग पनपता है। ग्वाइटर रोग पनपने का क्या कारण है? उसकी आयोडीन की कमी हो जाती है। और आयोडीन की कमी के कारण हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आयोडीन की कमी के कारण लोगों में घेंगा की बीमारी हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? कि ग्वाइटर रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत। तो क्वेश्चन नंबर 10, अब कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाते हैं? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। क्वेश्चन ऐसा होगा कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। फिर तो आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी। क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, पिट्यूटरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वो संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वो क्या कहलाती है? तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार देखा गया है प्रीवियस ईयर में। तो वो संरचना क्या कहलाती है जो उद्दीपन की पहचान कराती है? वो है ग्राही। ठीक है, ग्राही जो है वो उद्दीपन की पहचान कराती है। क्वेश्चन नंबर 12, थायरॉक्सिन का स्त्रवन कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन का स्त्रवन थायराइड से होता है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि थायरॉक्सिन का स्त्रवन कहाँ से होता है? थायराइड में होता है। नहीं पता है तो नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? यहाँ पे ऊतक की बात की गई। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो इंडोड्रम की सहायता से ही प्राथमिक ऊतक द्वारा उसकी उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? तंत्रिका तंतु की। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मस्तिष्क किसको संतुलित करता है? हमारा जो ब्रेन है उसको, वो किसको संतुलित करता है? हमारी पूरी बॉडी को। हमारे पूरी बॉडी में जो भी चीज़ें होती है, हम लोग उत्सर्जन सांस लेते हैं, हमारी सूचनाएं पहुंचती है, जितनी भी चीज़ें होती है वो किसको वो कौन हैंडल करता है, कौन संतुलित करता है? तो मस्तिष्क। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मस्तिष्क जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, संतुलित करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? अब हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? तो अंतस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंतस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, थायरॉक्सिन कहाँ से स्रावित होता है? अब थायरॉक्सिन की बात करेंगे तो थायराइड से जो है वो थायरॉक्सिन का स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है? मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है? तो नेफ्रॉन में। ठीक है, नेफ्रॉन में जो है वो डायलिसिस थैली उपस्थित होता है मानव की बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 18, शायद ये क्वेश्चन
रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। तो कौन सी संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है, तो ग्राही। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था, इसलिए थोड़ा सा एक बार गलती से शायद रिपीट भी हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है, तो ग्राही। मैं बार बार इसलिए रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को आंसर जो है वो दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो मेरुरज्जु में। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे सब्जेक्टिव तौर पे भी पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती चाप क्या है, यानी उसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिवर्ती चाप क्या है, तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग द्वारा अपनाया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। यानी वो जो प्रतिवर्ती चाप है जो क्रिया करती है, क्रिया के दौरान एक विद्युत आवेग बनता है, और वो विद्युत आवेग जब अपना रास्ता लेती है, उस आवेग द्वारा अपनाया गया जो रास्ता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वो ग्राही कोशिका में होती है, फिर वो सेकंड में तंत्रिका कोशिका में पहुंचती है, फिर तीसरे में मेरुरज्जु में पहुंचती है, फिर वो करती है तंत्रिका कोशिका में, चौथा जो होता है वो भी तंत्रिका कोशिका में, फिर 5वें में होती है संवेदी अंग जिसको पेशीय ऊतक कहा जाता है। तो इस पूरे क्रिया के दौरान उसने जिसका भी रास्ता लिया, तो उस पूरे रास्ते को, उस आवेग द्वारा बनाया गया जो मार्ग उसने यूज़ किया अपने लिए, उसको हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्टिव की तरह पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव की तरह ये पूछा जाता है कि कहाँ बनता है, तो हम लोग कह सकते हैं मेरुरज्जु में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, प्रधान नियंत्रक ग्रंथि, यानी जो सबसे मेन ग्रंथि है, सबसे मेन और सबसे खास महत्वपूर्ण ग्रंथि हम लोग किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, सबसे हम लोग खास ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये आप लोगों को पता होगा, इंसुलिन। इंसुलिन के कारण अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन। इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे और एक क्वेश्चन याद आ रहा है, 1 मिनट। ठीक है, हाँ, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आता है इस पॉइंट से कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन की इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तो ऐसा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने बेहद बार पूछा जाता है, मुझे याद आ गया है, तो मैंने आप लोगों को बस क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये होता है कि मधुमेह के कुछ रोगियों का चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में, आप लोग देख लेना, या तो फिर मैं सब्जेक्टिव के ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि दीदी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए, तब मैं नोट सहित आप लोगों के सामने सब्जेक्टिव वीडियो बना दूंगी। नोट भी आप लोगों को मिल जाएगा, और साथ साथ में हम लोग एक बार नोट के ऊपर डिस्कशन भी कर लिया करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, रुधिर दाब किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, रुधिर द्रव किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, तो एड्रेनालिन। आप लोगों को ये हार्मोन, जितने भी हार्मोन के ऊपर हमने अभी तक डिस्कशन किया, वो सभी हार्मोन के नाम भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तब आप लोगों का जो आंसर है वो बहुत बढ़िया बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या था, रुधिर दाब किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, तो एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ज़रूरी है, समझेंगे कि अनुकंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित होती है। यानी जो इस चैप्टर में बात हुई थी अनुकंचन की, तो यहाँ पे एक उदाहरण की बात की गई थी, छुई मुई पौधा आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों में से बहुतों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता रही हूँ। छुई मुई का जो पौधा होता है उसकी सबसे अधिक विशेषता ये होती है कि अगर आप उस पौधे की पत्तियों को छूते हैं, बस अपने हाथ से टच करेंगे, तो वो छुई मुई का जो पौधा है धीरे धीरे एक
सिकुड़ जाता है, वो जो पेड़ है सिकुड़ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो खिल उठता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो अनुकंचन के कारण। ठीक है, अनुकुंचन होगा। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। आप लोगों को पता होगा, उसको कहते हैं अनुकुंचन। ठीक है, तो अनुकुंचन के कारण ही छुई मुई का जो पौधा है वो सिकुड़ जाता है। अब आप लोगों के सामने एक टॉपिक है कि अनुकुंचन क्या है, बहुतों को नहीं पता। तो देखिए, अनुकुंचन क्या होता है कि अगर उसकी परिभाषा हम लोग लिखें तो हम लोग उसकी परिभाषा ऐसा कहते हैं कि किसी बाहरी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया में पौधे के किसी अंग की गति जिसमें उद्दीपन की दिशा प्रतिक्रिया की दिशा निर्धारित नहीं करती, ऐसा हम लोग परिभाषा कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ क्या होता है अनुकुंचन भी और छुई मुई का पौधा का चीज भी। देखिए, मतलब छुई मुई का मान लीजिए एक पत्ता है। ठीक है, तो अनुकुंचन के कारण क्या होता है कि अगर हम बाहरी रूप से यानी बाहरी उद्दीपक अगर उस चीज को अगर उसके पत्ते को छूता है तो वो गति करता है। अब गति किस तरह से करता है? उद्दीपन की दिशा की प्रतिक्रिया, यानी हमने इस तरह से छुआ तो वो अपने गति की दिशा प्रतिक्रिया की दिशा की निर्धारित नहीं करती है, तो वो अनुकुंचन कहलाती है। यानी अगर हम छुई मुई के किसी भी पौधे को, उसके पत्ते या तने को अगर हम लोग छूते हैं तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे सिकुड़ जाती है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो फिर खिल उठती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को टॉपिक याद रखना होगा, परिभाषा आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलित प्रदान करता है? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क जो है वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? पश्चिम मस्तिष्क का। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क का। इसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सो यहाँ पे है कि मस्तिष्क के कितने प्रमुख भाग हैं? मस्तिष्क के प्रमुख कितने भाग हैं? तो मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग हैं। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला हो गया अग्र मस्तिष्क, दूसरा हो गया मध्य मस्तिष्क और तीसरा हो गया पश्चिम मस्तिष्क। और ये पश्चिम मस्तिष्क का ही एक भाग है अनुमस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क को फिर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला तो है पॉन्स, फिर दूसरा है अनुमस्तिष्क और तीसरा जो है ये है मेडुला। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 27, पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो हार्मोन द्वारा। अभी तक हमने कई हार्मोन के बारे में पढ़ लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, पादपों में कितने प्रकार का हार्मोन होता है? तो ये इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि पादपों में 4 प्रकार के हार्मोन होते हैं जो समन्वय का काम करते हैं। ठीक है, समन्वय का काम करते हैं ना, हार्मोन समन्वय का काम करते हैं। तो कौन कौन सा? ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है एब्सिसिक एसिड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अनुवर्तन कितने प्रकार का होता है? तो अनुवर्तन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो धनात्मक अनुवर्तन, दूसरा होता है ऋणात्मक अनुवर्तन। अनुवर्तन का भी कभी कभार परिभाषा पूछ लिया जाता है और या तो फिर धनात्मक या तो फिर ऋणात्मक अनुवर्तन की परिभाषा पूछ लिया जाता है। तो अगर बात किया जाए धनात्मक अनुवर्तन की, तो धनात्मक अनुवर्तन, ध्यान से सुनिए, एक बार मैं कहूँगी, आहिस्ता आहिस्ता कह रही हूँ तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो धनात्मक अनुवर्तन जिसमें पौधे के किसी अंग की गति, अनुवर्तन जिसमें पौधे के किसी अंग की गति उद्दीपक की ओर होता है। ठीक है, उद्दीपक की ओर होता है, वो धनात्मक अनुवर्तन कहलाता है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ऋणात्मक अनुवर्तन क्या होता है कि उद्दीपक विपरीत दिशा में होती है। ऋणात्मक अनुवर्तन की परिभाषा, अनुवर्तन जिसमें पौधे के किसी अंग की गति उद्दीपक के विपरीत दिशा में होती है, ऋणात्मक अनुवर्तन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि जर का प्रकाश के विपरीत दिशा में होने वाली गति, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए ये एक भूमि है। ठीक है, अब पौधा तो यहाँ है लेकिन, और सूर्य की किरणें जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करिए, लेकिन जड़ जो है वो नीचे की तरफ
गति करती है ना, नीचे की तरफ गति करती है, तो हम लोग इसको ऋणात्मक अनुवर्तन कहेंगे। ठीक है, ऋणात्मक अनुवर्तन कहेंगे। लेकिन ये तनी जो है, तना जो है पौधे का, पौधा ऊपर की ओर गति करती है, तो उसको धनात्मक अनुवर्तन हम लोग कहेंगे। तो इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? तो अंतस्रावी ग्रंथि से। अंतस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ पे हमने टोटल 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना। इस तरीके से हम लोगों ने 7 चैप्टर्स, साइंस के 7 चैप्टर्स, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। रसायन विज्ञान का भी जो हमने 5 चैप्टर्स एक ही वीडियो में कवर कर लिया था, एंड बायोलॉजी के धीरे धीरे अब चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, एंड फिजिक्स के भी 1-2 चैप्टर्स हमने पहले ही कवर कर लिए हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा बुक कवर हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो हमारे साथ बने रहना, और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। समझ में आया है तो भी कमेंट करना, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बस आज के लिए इतना ही।